गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम 1857 का विद्रोह आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट, हम अब इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद हमारे देश में क्या बदलाव हुआ। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग इस अपने 1857 के विद्रोह के लेक्चर के क्रम में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कोई भी चीज अछूता नहीं रहा। विद्रोह का कारण पढ़े, विद्रोह का प्रसार पढ़े कि किन किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, और अंततः हमने उन छोटे क्षेत्रों को भी पढ़ा जहां पे विद्रोह हुआ और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सफल नेतृत्व प्रदान किए थे। इसके पश्चात स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पढ़ा कि विद्रोह का स्वरूप क्या था। विद्रोह का स्वरूप अर्थात कि उस समय जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह को इतिहासकारों ने किस रूप में देखा। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग विचारधारा थी। जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे वो उसको अलग रूप में देखते थे, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे या जो अन्य इतिहासकार थे वो किस रूप में देखते थे। इन सभी चीजों को हमने बारी बारी से देखा। स्टूडेंट, इस क्रम में हम लोगों को एक चीज और जान लेना जरूरी है, और वो ये चीज है कि 1857 के विद्रोह पे कई सारी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई। तो हमें ये जानना जरूरी है कि उन पुस्तकों को किस किस व्यक्ति ने लिखा, उनका उद्देश्य क्या था। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे स्टूडेंट, लेकिन हम लोग ये जरूर जानेंगे कि किस किस व्यक्तियों ने, किस किस भारतीय व्यक्तियों ने 1857 के विद्रोह पर पुस्तकें लिखी। किसके पुस्तक को आधिकारिक पुस्तक माना गया, किस व्यक्ति ने पुस्तक को किस तरीके से लिखा, इन सभी चीजों को देखेंगे। इसके पश्चात स्टूडेंट हम ये भी देखेंगे कि विद्रोह असफल क्यों हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ देता है स्टूडेंट, जो कि हमारी नॉलेज के बाहर होने के कारण हम परीक्षा में सही आंसर नहीं लगा पाते हैं। अभी क्योंकि स्टोरी का पार्ट नहीं है तो मैं आप लोगों को कहानी से टैली करके नहीं समझा रही हूँ। फिर भी जितनी चीजें अभी भी मिलेंगी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली पुस्तक थी असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक को सर सैयद अहमद खान ने लिखा। ये पहली पुस्तक थी। सर सैयद अहमद खान ने ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है स्टूडेंट। मैं यहाँ भी यही इसको मेंशन कर देती हूँ इसलिए कि याद करना आसान हो जाएगा। इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद था उसको नाम दिया गया कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसके बारे में आप नोट लिख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली पुस्तक, मैं सीरियल नंबर ही गई पहली पुस्तक, जो इसका सीरियल नंबर है वही इसका क्रम भी है स्टूडेंट। मतलब कि ये वास्तव में पहली पुस्तक थी जिसको 1857 के विद्रोह पे लिखा गया और सर सैयद अहमद खान ने लिखा। स्टूडेंट, दूसरी पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इसको स्टूडेंट बी डी सावरकर ने लिखा, विनायक दामोदर सावरकर।
इनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक क्रांतिकारी नेता थे। जब मैं आप लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाऊंगी उस समय बीडी सावरकर की गतिविधियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये क्रांतिकारी नेता थे और एकमात्र नेता जिनको 2 बार काला पानी की सजा हुई थी। बीडी सावरकर एकमात्र भारतीय क्रांतिकारी नेता थे जिनको 2 बार काला पानी की सजा हुई थी। दूसरे भारतीय थे जिन्होंने विद्रोह पे बुक लिखा। मतलब कि सर सैयद अहमद खां के बाद बीडी सावरकर वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह पे पुस्तक लिखी। जब ये काले पानी की सजा काट रहे थे अर्थात जेल में थे तो इन्होंने अंग्रेजों को एक माफीनामा लिखा था। कुछ दिन पहले हमारे भारत के किसी नेता ने इनके माफीनामा का मजाक उड़ाया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जेल में होने के दौरान ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। तो माफीनामा इन्होंने इसलिए लिखा था ताकि ये बाहर आए। आप भारतीय इतिहास में जाइएगा तो गांधी जी ने भी माफीनामा लिखा था। तो ये इसलिए माफीनामा लिखे थे कि अगर ये जेल में रह के अपनी गतिविधियों का संचालन नहीं कर पा रहे थे, जो इनकी शक्ति थी वो शून्य थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर माफीनामा लिख देने से मैं बाहर आ सकता हूँ तो मैं बाहर आकर अपनी गतिविधियों को पुनः संचालित कर पाऊंगा जो हमारे देश हित में था। स्टूडेंट ये दूसरे भारतीय थे जो विद्रोह पे पुस्तक लिखे। साथ ही इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों पर सेलुलर जेल के दीवारों पे भारत का इतिहास लिखा था। तो ये हमारे बीडी सावरकर थे। अभी बाकी चीजें इनके बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। क्रांतिकारी आंदोलन जब मैं पढ़ाऊंगी, ये छोटे छोटे फैक्ट्स थे जो मैंने यहाँ इसलिए लिखवा दिया ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे, परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं अगली पुस्तक का नाम लिखवाती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट पुस्तक है स्टूडेंट सैनिक विद्रोह तथा 1857 का गदर। सैनिक विद्रोह तथा 1857 का गदर, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको स्टूडेंट लिखे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट पुस्तक का नाम है बस 1857। सिर्फ 1857 नेक्स्ट बुक का नाम है जिसको एसएन सेन ने लिखा था। और इस पुस्तक को ही 1857 के विद्रोह पे लिखी गई आधिकारिक पुस्तक माना गया है। 1857 के विद्रोह पर लिखा गया आधिकारिक पुस्तक माना गया है। मतलब इसके पहले की भी जितनी पुस्तकें हैं लेकिन गवर्नमेंट ने इसी को ही मान्यता दी है। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी।
हिस्ट्री ऑफ यू इंडियन म्यूटिनी। इसी हेडलाइन से स्टूडेंट दो इतिहासकारों ने पुस्तक लिखा, एक टी.आर. होम्स, पुस्तक का नाम यही है, बस राइटर दोनों अलग अलग हैं, और चार्ल्स बेल। दो इतिहासकारों ने सेम हेडलाइन से पुस्तक लिखी। नेक्स्ट पुस्तक है स्टूडेंट 1857 के विद्रोही। 1857 के विद्रोही, पीसी जोशी ने ये पुस्तक लिखी है स्टूडेंट, पीसी जोशी। नेक्स्ट है सिविल रिवेलियन। सिविल रिवेलियन, सिविल रिवेलियन पुस्तक एस.बी. चौधरी ने लिखा। नेक्स्ट पुस्तक है स्टूडेंट द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा। तो स्टूडेंट ये थी 1857 के विद्रोह पे लिखी गई पुस्तकों का एक समरी है। इतनी सारी पुस्तकें सिर्फ 1857 के विद्रोह पे लिखी गई। आप सभी इसका नोट्स बना ले। इसमें कोई कहानी नहीं थी और प्रत्येक पुस्तक का तथ्य पढ़ना संभव है नहीं, क्योंकि वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा के लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि पुस्तक का नाम और राइटर आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें से कोई भी पुस्तक पूछ सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1857 के विद्रोह को पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग था। इसका कारण ये है स्टूडेंट की ये विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, वो चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, मैक्सिमम टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जिसको बिहार सरकार कंडक्ट करती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही स्टूडेंट्स बीपीएससी मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैंने किसी भी फैक्ट को नहीं छोड़ा है। जहां स्टोरी की जरूरत थी मैंने वहां स्टोरी के माध्यम से आपको बताया, जहां फैक्ट की जरूरत है वहां मैंने पूरा फैक्ट लिखवा दिया। तो आप सभी इस सभी पुस्तकों का नाम नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को असफलता का कारण बताऊंगी और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्योंकि असफलता का कारण को लिखना जरूरी नहीं है, आप जान लीजिए क्या क्या वो कारण थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह असफल हो गया। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था स्टूडेंट सफल नेतृत्व का अभाव। इसको आप कैसे समझेंगे? तो पीछे जितनी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें आपने देखा होगा कि विद्रोह का एक नेतृत्वकर्ता नहीं है। हर एक जगह छोटे छोटे स्तर पे विद्रोह पनप रहा है और हर जगह एक अलग नेतृत्व करता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में कमान नहीं है। विरोधियों ने बहादुर शाह जफर को सर्वप्रथम नेता चुना, लेकिन उनको अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। फिर अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग रियासतों के शासकों ने विद्रोह का मोर्चा संभाला, लेकिन वो उनके राज्य तक ही सीमित रह गया, यानी कि नेशनल स्तर पर इस विद्रोह को कोई नेता नहीं मिला। इस कारण स्टूडेंट ये विद्रोह असफल हो गया। फिर कुछ ऐसी चीजें थी जैसे विद्रोह का क्षेत्र भी सीमित था, मतलब कम क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हुआ और विद्रोह आक्रोशित था। अगर इसको संपूर्ण राष्ट्र का समर्थन मिलता तो एक नया स्वरूप होता इस विद्रोह का, लेकिन आप देखेंगे कि उत्तरी कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजपूताना, ये सारा क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता था, जिसके कारण ये विद्रोह असफल हो गया। सभी भारतीय एक साथ नहीं थे, एकजुट नहीं थे। अगर कहीं सिपाही आगे आ रहे थे तो वहां रियासत के लोग नहीं साथ दे रहे थे, कहीं रियासत आगे आ रही थी तो वहां इंटरनल विद्रोह हो जाता था, वहां गद्दारी हो जाती थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट की
संगठन का भी अभाव था, कोई संगठन नहीं था। जैसे आप आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी जब आते हैं तो सभी राजनेता जब इकट्ठा होते हैं तो कांग्रेस को बनाया जाता है लीड करने के लिए। तो उस प्रकार का कोई भी संगठन नहीं था 1857 के विद्रोह के दौरान। कोई किसी संगठन के तहत नहीं था, किसी के पास कोई नियम नहीं था, किसी के पास कोई तरीके नहीं थे। अगर संगठन होता तो फिर संगठन के तौर तरीके होते और उस तरीके से विद्रोह को क्या किया जाता, अंजाम दिया जाता था। पहले प्लान किया जाता, उसके बाद अंजाम दिया जाता था। यहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि आप देखते हैं कि विद्रोह तय रहता है 31 मई के लिए, लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ता है कि वो 10 मई को ही शुरू हो जाता है। इसकी सूचना सब तक पहुंचती नहीं है। तो कुछ लोग 31 मई को विद्रोह करते हैं। जैसे जैसे लोगों को सूचना प्राप्त होती है स्टूडेंट, वैसे वैसे विद्रोह तूल पकड़ता है। तो ये संगठन के अभाव के कारण हुआ। अगर संगठन रहता तो शायद विद्रोह का अलग स्वरूप होता, असफल नहीं होता। फिर संसाधन का अभाव, संसाधन का अभाव आपको पता है कि उनके पास आधुनिक हथियार था। आप देखते ही हैं कि कैसे वो एनफील्ड राइफल को लाते हैं ब्राउन बेस की जगह। हमारे पास कुछ नहीं था। वो पूरे होशो हवास में युद्ध कर रहे थे स्टूडेंट, और हम लोग जोश में युद्ध कर रहे थे। हमारे पास सैनिक जो थे, उन सैनिकों को ना तो ट्रेंड किया गया था और ना ही वो वेल ट्रेंड थे ब्रिटिशर्स की तरह, और उनके तरफ से कुशल सेना नायक युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। आप देखेंगे यूरोज को, निकोलसन को, हडसन को, ये सब कुशल सेना नायक थे जो स्पेशली ट्रेनिंग लेके आए हुए थे सिर्फ सेना का संचालन करने के लिए। हमारे पास ऐसा कोई नहीं था जो स्पेशल ट्रेंड था। हमारे पास आधुनिक हथियार भी नहीं था। उनके पास जो हथियार थे वो आधुनिक थे, हमारे पास आधुनिक हथियार का भी अभाव था। हम अपने पारंपरिक हथियार से लड़ रहे थे, वो आधुनिक हथियार से लड़ रहे थे। हमारे जो सैनिक थे वो जोश के कारण युद्ध में कूद रहे थे। उनके जो सैनिक थे पूरी तैयारी और होश में हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहे थे। तो इसका तो परिणाम होना ही था उनके पक्ष में। तो इसके कारण भी विद्रोह असफल हुआ। फिर जन समर्थन का अभाव था। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत सीमित क्षेत्र में विद्रोह हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे स्टूडेंट, वो विद्रोह से बिल्कुल भी अछूते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा समाज ही डेवलप नहीं हुआ है, तो पहले हम इनको एजुकेशन देके इनका डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम अपनी शिक्षा के स्तर पर इतने आगे जाएंगे कि हम ब्रिटिशर्स का बराबरी कर सके और उनको यहाँ से निकाल बाहर कर सके। और शायद उनका ये कॉन्सेप्ट सही भी था, आगे इसका लाभ भी मिलता है स्टूडेंट। तो ये भी एक कारण था। साथ ही कोई भी विचारधारा, कोई भी दृष्टिकोण नहीं थी। सामूहिक विचारधारा का अभाव था, सामूहिक दृष्टिकोण का अभाव था। अर्थात किसी को पता ही नहीं था कि विद्रोह के बाद करना क्या है। उनको बस एक ही चीज देख रहा था कि हम विद्रोह किए हैं, विद्रोह में लड़ना है, अंग्रेजों को क्षति पहुंचानी है। इसके अलावा और कोई सामाजिक दृष्टिकोण उनका नहीं था, सामूहिक कोई विचारधारा नहीं थी। जैसे होता कि हमको इस विद्रोह के बाद स्वतंत्र होना है, किसी को शासक बनाना है, किसी के हाथ में अपना प्रशासन सौंपना है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, ये सारा कोई भी प्लानिंग नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई दृष्टिकोण नहीं था। जैसे आप आगे देखेंगे कि संविधान सभा के गठन का मांग होता है, आप ये देखेंगे कि भारत में पूर्ण स्वराज का मांग होता है। तो ऐसा कोई भी विचारधारा इनका नहीं था। ये बस लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। हाँ, ये हमारे यहाँ क्या था, विद्रोह के असफलता का कारण था। लेकिन इन सभी फैक्ट्स को निगेटिव नहीं माना जा सकता है। कारण क्या है स्टूडेंट की, इसके बाद हमारे भारत में एक जबरदस्त बदलाव हुआ, और वो बदलाव ये था कि हमारे भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, जो कि आने वाले भविष्य में के लिए फायदेमंद साबित हुई। हमारे भारत के लोगों के लिए, जो लोग भी विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त की कि आजादी की लड़ाई में उनको आगे कैसे बढ़ना है, वो कैसे सरकार से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें। क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ शासन चला रही थी, कोई सरकार नहीं शासन चला रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया, जो कि 1857 के विद्रोह के सफलता का सबसे बड़ा परिणाम था। हम असफल माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन मैं इस विद्रोह को अपने दृष्टिकोण में एक सफल विद्रोह मानती हूँ, इसलिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण समाप्त हुआ, इनको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए गए स्टूडेंट, इनके लिए तरीके बनाए गए, एक नियम तय किया गया कि ये व्यापारी है तो व्यापार करे, शासन महारानी संभालेंगे, और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का प्रशासन सौंप दिया गया।
तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आ रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आसानी से बना पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट।